दोस्तों, एक तरफ अभी बंगाल में बीजेपी चुनाव जीती ही है और दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में अचानक 3,550 किलोमीटर लंबा एक अभूतपूर्व रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। समंदर के ऊपर से गुजरने वाले हर कमर्शियल विमान का रास्ता फौरन बदल दिया गया है और उस इलाके में मौजूद हर छोटे बड़े जहाज को तुरंत वहां से बाहर निकलने का सख्त अल्टीमेटम मिल चुका है, जिसने रातों रात बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक के डिफेंस कॉरिडोर्स में हड़कंप मचा दिया है। क्योंकि दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एक ऐसा ऐतिहासिक और प्रचंड राजनीतिक भूचाल आया है जिसकी गूंज सीधे ढाका के सत्ता के गलियारों में सुनाई दे रही है। सरहदें तेजी से सील हो रही हैं, पड़ोसी देशों के माथे पर पसीना चमक रहा है और नया भारत एक साथ अपने दो अलग अलग मोर्चों पर अपना सबसे अभेद्य चक्रव्यूह रच रहा है। लेकिन दोस्तों, आखिर इस वक्त देश के भीतर और समंदर की गहराइयों में चल क्या रहा है? बंगाल की खाड़ी में घोषित 3,550 किलोमीटर के इस खतरनाक नो फ्लाई जोन का असली टारगेट कौन है? ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर ठीक उसी समय भारत का वो कौन सा सीक्रेट प्लान है जो दुनिया से छिपाया जा रहा है? भारत बांग्लादेश की 2,216 किलोमीटर लंबी सीमा पर अचानक ऐसा क्या एक्शन शुरू होने वाला है जिसे रोकने के लिए अब तक विदेशी ताकतें अपना पूरा जोर लगा रही थीं? दोस्तों, ये वो तीखे सवाल हैं जिनके जवाब आज के इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं। आज का यह सफर बहुत ही रोमांचक, रोंगटे खड़े करने वाला और राष्ट्रवाद की उस ऊर्जा से भरा है जिसे महसूस करके हर सच्चे हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो बिना पलक झपकाए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज जो राज खुलने वाले हैं वो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। शुरुआत करते हैं समंदर में उठी उस खामोश लहर से जो किसी बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा है। भारत सरकार ने बंगाल की खाड़ी में लंबी दूरी की मिसाइल के एक बेहद गुप्त परीक्षण के लिए नोटम जारी कर दिया है। अब आप में से जो लोग नोटम का मतलब नहीं जानते, उन्हें एकदम आसान और बोलचाल की भाषा में समझाता हूं। नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन। जब भी कोई देश हवा में अपना कोई बेहद खतरनाक और शक्तिशाली परीक्षण करने वाला होता है तो वो दुनिया भर के पायलटों और जहाजों को पहले ही एक वार्निंग दे देता है कि इस तय इलाके में भूलकर भी मत आना, वरना जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। भारत ने जो नोटाम जारी किया है उसकी लंबाई चौड़ाई सुनकर अच्छों के होश उड़ जाएंगे। ये कोई 100-200 किलोमीटर का दायरा नहीं है, बल्कि पूरे 3,550 किलोमीटर लंबा एक विशाल खतरे का इलाका घोषित किया गया है। यह अलर्ट 6 मई 2026 तक पूरी सख्ती के साथ लागू रहेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इतनी लंबी दूरी का यह इलाका किस खास चीज के लिए खाली करवाया गया है? रक्षा विशेषज्ञों की माने तो सारे इशारे एक ही तरफ जा रहे हैं और वो है भारत का ब्रह्मास्त्र अग्नि-4 मिसाइल। इस मिसाइल का नाम ही दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। अब जरा ध्यान से सुनिए कि यह परीक्षण इतना खास क्यों है। भारत यह सब ऐसे वक्त पर कर रहा है जब ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ बिल्कुल करीब है। ऑपरेशन सिंदूर वही मास्टर स्ट्रोक जो मई 2025 में भारत ने पड़ोसी मुल्क में मौजूद भारत विरोधी अड्डों को मटियामेट करने के लिए अंजाम दिया था। अब ठीक 1 साल बाद उसी महीने में भारत समंदर में इतना बड़ा परीक्षण करने जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने भले ही इसे आधिकारिक तौर पर वर्षगांठ से नहीं जोड़ा है, लेकिन कूटनीति और रक्षा मामलों में कोई भी टाइमिंग इत्तेफाक नहीं होती। यह सीधा और साफ रणनीतिक संदेश है कि भारत न भूला है, न ही उसकी ताकत में कोई कमी आई है। आखिर अग्नि-4 में ऐसा क्या है जो इसे इतना खूंखार बनाता है? इसे समझने के लिए हमें इसके फीचर्स को एकदम सड़क छाप और आसान भाषा में डिकोड करना होगा। अग्नि-4 कोई आम मिसाइल नहीं है। यह एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल IRBM है। इसकी रेंज 3,500 से 4,000 किलोमीटर के बीच है। इसका सीधा मतलब यह है कि चीन और पाकिस्तान का कोना कोना इस मिसाइल की जद में आता है। वजन की बात करें तो यह करीब 17 टन की है और इसकी लंबाई 20 मीटर के आसपास है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका ईंधन है। इस मिसाइल में सॉलिड फ्यूल यानी ठोस ईंधन का इस्तेमाल होता है। अब आप सोचेंगे कि सॉलिड फ्यूल में ऐसा क्या खास है? दरअसल जिन मिसाइलों में लिक्विड फ्यूल होता है उन्हें लॉन्च करने से पहले ईंधन भरना पड़ता है, जिसमें काफी समय लगता है और दुश्मन के सैटेलाइट्स को इसकी भनक लग जाती है। लेकिन सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइल हमेशा रेडी टू फायर मोड में रहती है। दुश्मन को संभलने का 1 सेकंड का भी मौका नहीं मिलता। ये 2 चरण वाली मिसाइल है जो अपने साथ 1,000 किलोग्राम तक का महाविनाशक पेलोड
ले जाने की क्षमता रखती है। ये भारत की न्यूक्लियर ट्रायड का एक बेहद मजबूत पिलर है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह मोबाइल लॉन्चर पर चलती है। इसे रेल या सड़क के रास्ते कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, यानी दुश्मन के रडार इसे ट्रैक करके नष्ट करने की सोचें उससे पहले ही यह अपना ठिकाना बदल चुकी होती है। क्या आपको लगता है कि भारत सिर्फ अग्नि 4 पर रुकने वाला है? बिल्कुल नहीं। कहानी में असली रोमांच तो अब जुड़ रहा है। डीआरडीओ चीफ ने हाल ही में अग्नि 6 को लेकर भी एक बड़ा और सनसनीखेज बयान दे दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर सरकार से ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो वो अग्नि 6 के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। भारत का डिफेंस इकोसिस्टम इस वक्त टॉप गियर में चल रहा है। K4 जैसी सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलों से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइल LRASHM और 800 किलोमीटर रेंज वाले ब्रह्मोस के नए वर्जन का लगातार परीक्षण किया जा रहा है। साल 2027 तक ब्रह्मोस का यह नया और ज्यादा घातक वर्जन भारतीय सेना में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला है। भारत तेजी से अपनी क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस नीति को लोहे जैसा मजबूत बना रहा है, लेकिन यह तो बात हुई समंदर और आसमान की। असली गेम चेंजर घटना तो जमीन पर घट रही है, और वो भी देश के उस राज्य में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिहाज से भारत का सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, पश्चिम बंगाल। बंगाल की खाड़ी के इस नोटाम का सीधा कनेक्शन पूर्वी भारत की सुरक्षा से भी है, और इसी पूर्वी भारत में मई 2026 के विधानसभा चुनावों ने पूरी भू राजनीति को पलट कर रख दिया है। मई 2026 के चुनाव नतीजों में पश्चिम बंगाल के अंदर भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल कर ली है। यह केवल एक राज्य सरकार का बदलना नहीं है, बल्कि यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के इतिहास में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जिसने पड़ोसी देशों के पसीने छुड़ा दिए हैं। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश सीमा का सबसे लंबा और सबसे संवेदनशील हिस्सा साझा करता है। यह सीमा कुल 2216.7 किलोमीटर लंबी है। पिछले कई दशकों से यह इलाका अवैध घुसपैठ, ड्रग्स की तस्करी, फेक करेंसी और तमाम तरह के गैरकानूनी कामों का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ था। लेकिन अब दिल्ली और कोलकाता दोनों जगह एक ही विजन वाली सरकार होने से इस इलाके का पूरा भूगोल और सुरक्षा तंत्र बदलने वाला है। शुरुआती 2026 तक के एकदम ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो केंद्र सरकार के अथक प्रयासों से इस सीमा का करीब 78% हिस्सा यानी लगभग 1647 किलोमीटर पहले ही फेंसिंग बाड़ से कवर किया जा चुका है। लेकिन चुनौती वो बचा हुआ 569 किलोमीटर का हिस्सा है जो अब तक खुला हुआ था। यह काम क्यों अटका था? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। जमीन अधिग्रहण में हो रही जानबूझकर देरी और राज्य सरकार के असहयोग के कारण। केंद्र सरकार के स्पष्ट आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 456 किलोमीटर से ज्यादा संभव सीमा में से सिर्फ 77 किलोमीटर जमीन ही सुरक्षा एजेंसियों को सौंपी गई थी। बाकी काम पुरानी टीएमसी सरकार के दौरान फाइलों में दबा रहा। कलकत्ता हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बावजूद जमीन हैंडओवर नहीं की जा रही थी। लेकिन अब नई सरकार के आते ही यह सारी बाधाएं रातों रात खत्म होने वाली हैं। अब जरा उस खौफ के बारे में सोचिए जो इस वक्त सीमा पार बैठा है। भारत और बांग्लादेश की सीमा को सील करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें नदी नालों और घने जंगलों वाला ऐसा इलाका शामिल है जहां फेंसिंग लगाना बेहद जटिल है। पश्चिम बंगाल के पूर्व डीजी कोस्टल पुलिस हरमनप्रीत सिंह ने इंडिया टुडे को दिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरव्यू में साफ कहा था कि जब केंद्र और राज्य सरकार एक ही पन्ने पर नहीं होती तो सुरक्षा एजेंसियों को अपना काम करने में कितनी भयानक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब समीकरण बदल चुका है। नई भाजपा सरकार के आने से एजेंसियों के बीच एक गजब का कोऑर्डिनेशन बनेगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF और कोस्टल पुलिस को जो खुली छूट अब मिलने वाली है वो इतिहास रचेगी। यह सिर्फ बॉर्डर की बात नहीं है, राज्य के अंदरूनी हालात भी अब एक बड़े क्लीन अप ऑपरेशन से गुजरने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में नक्सलवाद के जो बचे खुचे निशान हैं उन्हें हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। नई सरकार की नीति एकदम स्पष्ट है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस। अंदरूनी मुद्दों जैसे कट मनी सिंडिकेट, साइबर अपराध और गली मोहल्लों में पनपने वाले अवैध सामग्री और नुकसान पहुंचाने वाले सामान बनाने वाली फैक्ट्रियों पर ऐसा हंटर चलने वाला है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। पूर्व डीजी हरमनप्रीत सिंह का साफ मानना है कि पश्चिम बंगाल के पास भी गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा जैसा बेहतरीन सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है।
लेकिन पुरानी नीतियों ने उसे जकड़ कर रखा था। अब वो जंजीरें टूट रही हैं। तटीय सुरक्षा के मोर्चे पर पश्चिम बंगाल का एक और बड़ा राज है, जिसके बारे में देश के ज्यादातर लोग नहीं जानते। यहाँ भारतीय सीमा के अंदर करीब 99 ऐसे द्वीप हैं जो पूरी तरह से निर्जन हैं, यानी वहां कोई इंसान नहीं रहता। वहीं बांग्लादेश की तरफ ऐसे सैकड़ों द्वीप मौजूद हैं। ये फ्लोटिंग बॉर्डर का वो इलाका है जहां से सबसे ज्यादा अवैध काम होते हैं। लेकिन अब बीएसएफ और कोस्टल पुलिस के बीच जो नया और मजबूत तालमेल बनने जा रहा है, वो इन पानी के रास्तों को भी लोहे की दीवार में तब्दील कर देगा। क्या आपको लगता है कि सीमा पार बैठे लोग इस बदलाव को चुपचाप देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। असली सस्पेंस तो यहीं से शुरू होता है। चुनाव नतीजों के तुरंत बाद पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो खलबली मची है, वो देखने लायक है। नॉर्थ 24 परगना जिले के बसीरहाट और टाकी जैसे जो इलाके कल तक अवैध घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाते थे, वहां अब खौफ का सन्नाटा है। इछामती नदी के पास जो सबसे संवेदनशील पॉइंट हैं, उन पर अब लेजर और ड्रोन्स की नजर होने वाली है। पूर्व उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर सुब्रत साहा ने जब कलकत्ता हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, तो उन्होंने कुछ ऐसे आंकड़े सामने रखे थे जो किसी को भी चौंका दें। 2024 में 1694 लोग और 2025 के जुलाई तक 723 लोग घुसपैठ करते हुए पकड़े गए थे। हाई कोर्ट ने मार्च 2026 तक जमीन सौंपने का अल्टीमेटम दिया था, जो पुरानी सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अब भाजपा के घोषणा पत्र में किए गए वादे जमीन पर उतरने वाले हैं। अवैध घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस, 1000 किलोमीटर के कमजोर हिस्सों को पूरी तरह ब्लॉक करना और सबसे बड़ा गेम चेंजर, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट फ्रेमवर्क, यानी अवैध प्रवासियों को पहले खोजा जाएगा, वोटर लिस्ट से उनका नाम हटाया जाएगा और फिर उन्हें वापस उनके देश भेजा जाएगा। इसके अलावा गाय, कोयला, सोना और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले जो सिंडिकेट कल तक पनप रहे थे, उनका पूरा नेटवर्क ध्वस्त होने जा रहा है। और इसी डिपोर्ट वाले शब्द ने बांग्लादेश के अंदर एक भूचाल ला दिया है। वहां के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान के बयान में घबराहट साफ झलक रही है। उन्होंने खुलेआम कह दिया है कि अगर पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों के बाद भारत बांग्लादेश सीमा पर पुश इन की कोई घटना होती है, तो ढाका कड़े कदम उठाएगा। अब ये पुश इन क्या है? ढाका का आरोप है कि भारतीय सुरक्षा बल सीमा पार से अवैध रूप से आए लोगों को जबरन वापस बांग्लादेश की तरफ धकेलते हैं। हालांकि भारत सरकार ने हमेशा इन आधारहीन आरोपों को खारिज किया है और साफ कहा है कि भारत सिर्फ अपने देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए काम करता है। डेली सन की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट गेस्ट हाउस पद्मा में विदेश मंत्री रहमान का यह बयान उनकी उस बौखलाहट को दिखाता है जो नई सरकार के एक्शन प्लान से पैदा हुई है। दिलचस्प बात यह है कि इसी बौखलाहट के बीच बांग्लादेश तीस्ता नदी जल बंटवारे का मुद्दा उठा रहा है और भारत पर दबाव बनाने के लिए चीन के प्रस्तावित मास्टर प्लान के साथ बातचीत की गीदड़-भकी भी दे रहा है। लेकिन मई 2026 का यह नया भारत है जो इन धमकियों से डरने वाला नहीं है। बांग्लादेशी शोधकर्ता और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अल्ताफ परवेज ने वहां के मशहूर अखबार प्रथोमोलो में जो बातें लिखी हैं, वो स्थिति की गंभीरता को बयां करती हैं। 2011 में जिस भाजपा का पश्चिम बंगाल में कोई नाम लेवा नहीं था, वो आज सत्ता के शिखर पर है। अल्ताफ का मानना है कि यह चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं था, बल्कि पूरे साउथ एशिया की पॉलिटिक्स के लिए एक ऐतिहासिक राइट साइड शिफ्ट है। ढाका में बैठे लोग इस बात से खौफ में हैं कि भारत के इस आक्रामक रुख का असर सीधे उन पर पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से सीमा सुरक्षा को लेकर सख्त तेवर दिखाए थे, उससे साफ हो गया था कि भारत अब किसी भी तरह की घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करेगा। अल्ताफ परवेज का यह दावा कि एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट से हटाए गए लाखों लोगों को भारत वापस सीमा पार भेजने की कोशिश कर सकता है, ढाका की रातों की नींद उड़ा चुका है। उनका कहना है कि जब दिल्ली और कोलकाता दोनों जगह एक ही आक्रामक राष्ट्रवादी विचारधारा वाली सरकार है, तो बांग्लादेश पर आने वाले कई सालों तक भयंकर कूटनीतिक दबाव बना रहेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? पश्चिम बंगाल में नई सरकार के आने के बाद सीमा पार बैठे दुश्मनों पर जो शिकंजा कसा जा रहा है, क्या वो भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।